children. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए बड़े एस्पिरेशनल हैं, बड़े सीरियस हैं. नीट 2022 का एग्जाम तो हो गया है ना. आप लोगों ने जो इन डेप्थ एनालिसिस था नीट 2022 के पेपर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी, वो भी देखा ही होगा आकाश बाइजूस नीट चैनल पर. लेकिन आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ऐसे क्या लेसन्स हैं, ऐसी क्या लर्निंग्स हैं जो हमें नीट 2022 से एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए और हमें आगे की जर्नी, अगर हम नीट 2023 में अपीयर हो रहे हैं या हम 2022 एस्पिरेंट थे और हम 2023 में दोबारा से एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं या हम 2024 में भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं. हर एग्जाम बच्चों जो एनटीए कंडक्ट करती है वो ज़रूर कुछ इंडिकेट करता है और कुछ सिखा कर जाता है. आपने अपने आसपास सुना ही होगा कि भाई इस बार पेपर कई लोगों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 2020 और 21 में हमें आदत हो गई थी ये देखने की कि पेपर यूजुअली बड़ा इजी और डायरेक्ट आ रहा था. डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, या एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, या इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल के क्या स्टेप्स हैं, केल्विन साइकिल के क्या स्टेप्स हैं. लेकिन सडनली हमने ये देखा कि इस साल पेपर था तो एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, लेकिन हर क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बनाकर एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ फॉर्म में पूछा गया था. और भी कई चीजें थी इस एग्जाम में जो हमें शायद बताती हैं कि हमें अब तैयारी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना पड़ेगा. और 2019-2018 को भी अगर मैं लेके चलूं, बायो को लोगों ने ये सोच लिया था कि वो हमेशा इजी आती है, लेकिन इस बार बायो ही काफ़ी रैंक डिसाइडिंग हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि बायो में टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी मैम बहुत ज़रूरी थी. हमने जिन बच्चों से बात की, आप लोगों ने देखा होगा आकाश बाइजूस नीट चैनल पर, हम लोगों ने सेंटर पर जाकर, एग्जाम सेंटर पर जाकर इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि जब आप एग्जाम से निकलते हो तो आपकी जो एक इमीडिएट मन की जो एक फीडबैक होती है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी ट्रूथ और काफ़ी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, इन डेप्थ एक्सपीरियंस होता है, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. तो अगर आप वो वीडियो आपने देखी होगी तो सब बच्चों का ये मानना था कि फिजिक्स इस बार इजी था, जबकि हमेशा फिजिक्स काफ़ी रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है. तो हमें इन चेंजेस से और इस पेपर से इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो लेट्स सी कि क्या की लर्निंग्स हैं. बेटा, ये तुम्हें टीचर्स जब से ये एग्ज़ाम नीट का हुआ है ना, जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ऐसा है जिन्होंने ये नहीं सुना होगा कि यार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट. एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी इज़ द फाइनल रैंक गिविंग बुक. आज भी बच्चे एंड तक, एग्जाम के एंड तक मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन सी बुक पढ़ें, और आपको परस्पर एक ही आंसर मिलेगा अपने टीचर से. जो भी टीचर आपकी मदद करना चाहते हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़ो, ज़्यादा बुक्स पढ़कर नीट में कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन अगर ऐसा होता तो हर बच्चा एग्जाम सेंटर से एकदम कॉन्फिडेंट और खुश और ये कहता हुआ क्यों नहीं निकला कि मैम पेपर तो बहुत ईजी था. तो बच्चों, एनसीईआरटी इज द की तो हम सुनते आते हैं. आज मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि एनसीईआरटी को अगर मैं बुक बना भी लूँ, भगवान बना भी लूँ, तो उतना इनफ नहीं है. व्हाट वी हैव टू टेक केयर इज, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं सिर्फ बायोलॉजी की अगर बात करूँ, तो इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्ट डेंस सब्जेक्ट. इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. शायद फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी कैलकुलेशन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत है. तो एनसीईआरटी को हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. हमें सिर्फ और सिर्फ कोई हमें आके एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है उससे सिलेक्शन नहीं होगी. जैसा पेपर इस बार आया था जिसमें आपकी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट
अंडरस्टैंडिंग चेक की गई थी, डेफिनेटली एक दो बार एनसीईआरटी पढ़कर नहीं होने वाला है। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से था, लेकिन उस लाइन में छिपे हुए मतलब को पूछा गया था इस बार, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। इट फाइनली passes the message that I've been saying all this while कि एनसीईआरटी को डीकोड करना, एनसीईआरटी से बात कर पाना, एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट की इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको सिर्फ ही कोई भी टीचर नहीं चाहिए, आप ऐसे टीचर से जुड़े अपनी तैयारी के लिए जो आपका, सपोज आप नीट 2023 दे रहे हैं, आपके पास 10-11 महीने बाकी हैं, who can do this, who can make you understand what NCERT is trying to say, decode NCERT for you, make you go in, dive deeper into the concept, ताकि आप इस पेपर, ऐसे पेपर में भी सक्सेसफुल निकल कर आए। सो अ नीट ओरिएंटेड mentor is essential, teacher is essential, और ये जानना तैयारी के शुरू में essential है। 6 महीने जब एग्जाम में बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तब आप टीचर ढूंढने नहीं जाओगे कि कौन टीचर एनसीईआरटी करवा रहा है। दिस हैज टू बी डन नाउ इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर 2023। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि बिगिनिंग में ही हमें एनसीईआरटी बताने वाला, समझाने वाला टीचर चाहिए। भले ही वो टीचर आपको 2-3 डिफरेंट बुक से ना पढ़ा रहा हो, लेकिन वो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है। बेटा, ये सेशन हर उस बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा जो आगे कुछ करना चाहता है, जो 2023 में अपना सपना पूरा करना चाहता है। और इन लर्निंग्स के बिना लॉस्ट होकर ब्लाइंडली ये जानना कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा, इट विल नॉट हैपन। इट विल नॉट हैपन दिस ईयर। जिनके पास रास्ता डेफिनेट नहीं था, वो भी, उनके लिए भी पहुंचना मुश्किल होगा इस साल भी और हमेशा ही, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास। इतना जान लीजिए, पहचान लीजिए कि मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी तरीका अपनाऊंगा। ट्राई एंड फिक्स, ट्राई एंड फिक्स। ट्रायल का टाइम नहीं है। हमें अपना रास्ता, हमें अपना लाइट, हमें अपना डेस्टिनेशन क्लियर कट दिखना चाहिए। ओके, सो please share this session with everybody. This is a very crucial and important session for all the NEET aspirants, future aspirants. इस सेशन को लाइक जरूर करें और आकाश बायजूस नीट चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज द वन स्टॉप फॉर योर नीट प्रिपरेशन, राइट। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें लगा कि पेपर मुश्किल है, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, जिसमें एनसीईआरटी की एज सच लाइन से इस बार आप देखो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। भाई वैस्कुलर बंडल क्या होता है, भाई बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है ना, जेनेटिक्स के बेसिक लॉज की, भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। तो उसने सिर्फ तुम्हारी बेसिक्स की जो क्लैरिटी है, वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स, क्यों उसने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी, क्योंकि अगर आपने रटा है डेफिनेशन को तो आपको हर स्टेटमेंट सही लगेगी और आप मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को कभी चूज नहीं कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा बायोलॉजी में होता है। हमें लगता है कि इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है तो चलो रट लेते हैं, एंड सम ऑफ अस आर गुड एट मगिंग अप। लेकिन पेपर, ये वाला पेपर उन सबको फिल्टर आउट कर देगा। For example, breeding crops with higher levels of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats is called what? या तो ये आपको पता है या फिर ये नहीं पता है। अगर किसी ने ये डेफिनेशन रटी है तो जो रटे हुए कॉन्सेप्ट की मेमोरी है वो बहुत डाउन होती है एग्जाम सेंटर में। उस दिन बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है। तो कोई बायो एक्यूमुलेशन, बहुत सारे बच्चे बायो मैग्निफिकेशन मार्क करके आए हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स, ये मैं सेशन में बोलती ही रहूंगी, हमेशा बोलती रहूंगी, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है
तो ये चीजें आपकी गलत नहीं होंगी। सो बायो फोर्टिफिकेशन, ये एनसीईआरटी का पेज मैंने लिया है, पेज नंबर 176 खोल के देखिए अपनी एनसीईआरटी में। चैप्टर था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसने क्लियर कट डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये बिल्कुल ना समझें, किसी की बात ना सुने अगर आपको कोई बता रहा है कि यार इस बार पेपर एनसीईआरटी से बाहर आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार पेपर उसी के लिए था जिसने रटा नहीं है, लेकिन हर डेफिनेशन को, हर वर्ड को समझा है, एनसीईआरटी को डिकोड किया है, जिसने सही टीचर, सही मेंटर, सही टाइम पर चुन लिया था। हाँ, सिलेबस पूरा करना बड़ी बात नहीं है, सिलेबस कितना समझा है और फिर पूरा किया है वो सबसे बड़ी बात है। तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाई लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एज सच पूरी की पूरी लाइन से आपका क्वेश्चन था। सही बात है। अब ये देखिए, Which one of the following statements cannot be connected to predation? अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि क्यों उस टीचर से जुड़ना है जिसके जहन में, जिसके दिमाग में एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एनटीए के दिमाग में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ आपको ये सुझाव दे रहा है, हिदायत दे रहा है कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड इट्स ऑल ऑन यू। आपको एक हैंड होल्डिंग मिल रही है, आपको एक वॉकिंग एंड टॉकिंग एनसीईआरटी मिल रही है। जैसे कि मुझे तो ये पता था कि होगा, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा ना किसी की बात सुने कि अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, हमने नेगेटिव मार्किंग करवा ली है, तो भाई पेपर मुश्किल था। पेपर को मुश्किल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 2021 और 20 के पेपर से, जो कोविड के टाइम पे था, जिसमें सिंपैथी बेस्ड थोड़ा सा पेपर इसलिए इजी बनाया गया था बिकॉज इट वाज अ टफ टाइम फॉर द कंट्री, या एंड द क्वेश्चंस वर then also they were from NCERT, now also they were from NCERT. अगर मैं प्रेडेशन की बात करूं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन पूछी है प्रेडेशन की, बहुत ही इजी है। अब एग्जाम से पहले मैंने एक सेशन किया था, आप इस सेशन को देख सकते हैं। आप आकाश बायजूस नीट चैनल पर जाएंगे और यू कैन टाइप पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस आकाश बायजूस नीट, आपको मेरा ये सेशन मिलेगा, जिसमें मैंने अलग से तो वन शॉट करवाया ही था, मैंने प्रेडेशन समझाया ही है, लेकिन एक सेशन मैंने एनसीईआरटी को टुकड़े टुकड़े कर कर, डीकोड कर कर समझाया है कि वो कहना क्या चाहती है। क्योंकि मेरे लिए एनसीईआरटी ही सिलेक्शन करवाएगी, एनसीईआरटी के अलावा कोई सिलेक्शन नहीं करवाएगा। तो ऐसे टीचर से जुड़ना जिसके लिए एनसीईआरटी सब कुछ है और जो आपको एनसीईआरटी डीकोड करके एनसीईआरटी समझा कर दे रहा है, बहुत बहुत जरूरी है। सेशन को देखिए और सेशंस को देखिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से ही समझना है, मैम कैन डीकोड द एनसीईआरटी विद मी, तो मेरी हर क्लास अटेंड कीजिए। बिकॉज ये सीरीज मैं सारे सिलेबस के लिए करने वाली हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो बच्चे एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे ना, मेरे सेशन, मेरी तैयारी, मेरे सारे लेक्चर्स नीट और एनसीईआरटी के अराउंड होते हैं, उनकी सिलेक्शन चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, एटलीस्ट वो लोग बाहर आके ये नहीं बोलेंगे कि मैम इट वाज ट्रिकी। आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। Okay, so people like the session, share the session and subscribe to this channel if you are watching us for the very first time. तो आपके सामने है, मैंने सारे का सारा यहाँ पर प्रेडेशन को समझाया हुआ है। कॉन्डुइट्स ऑफ एनर्जी, ये उस क्लास में आपको दिखेगा कि कैसे मैंने उसमें एन्यूमरेट किया है कि व्हाई आर प्रेडेटर्स इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, अभी तक बच्चे फेवरेटिज्म करते हैं। बच्चे एग्जाम से एक महीना पहले मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम बायो में हाई वेटेज चैप्टर्स के नाम बता दो ताकि हम वो पढ़ के जाएं, और ऐसा कोई भी, मैंने इस बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। अपनी हर क्लास में मैंने हमेशा बोला कि बेटा नीट में पहले शायद ऐसा होता था जिसमें पेपर यूनिफॉर्म नहीं होता था इतना, लेकिन अब एनटीए है, देयर इज अ सेंट्रल बॉडी, किसी का कोई मन मर्जियां नहीं चल रही हैं। इवन एम्स, जिपमर, सारे prestigious colleges are in one pool under NTA, और NTA कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेगा, और हर साल वेटेज में फर्क आती है। आपको एक क्वेश्चन 500,000 रैंक से बाहर या अंदर करवा सकता है। तो इसलिए
ये आपके सामने है कि किसी भी चैप्टर को हल्का नहीं मानना है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं मानना है कि बायो तो एंड में हो जाएगी। अक्सर बच्चों का माइंडसेट रहता है कि यार बायो तो बहुत इजी है, मैं एंड में कर लूंगा, मैं अपना आधा साल अपनी प्रिपरेशन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में करूंगा। और उन बच्चों के लिए इस बार थोड़ी सी मुश्किलें क्रिएट हो गई। बायो एक डबल सब्जेक्ट है, बायो अपना डबल टाइम मांगता है, बायो कंसिस्टेंसी मांगता है, बायो लगे रहना मांगता है। अगर उसको ये सब चीजें मिले तो वो बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं है। अगर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट वीक भी है तो बायो मेक्स अप फॉर इट। लेकिन हम इस डबल सब्जेक्ट के साथ दूरी नहीं बना के रख सकते हैं। एक भी चैप्टर मुझसे आप कभी इस बात का जवाब नहीं पाएंगे कि बेटा ये चैप्टर कर लो और ये छोड़ दो। आप इस टीचर से कभी इस बात का जवाब नहीं मांगेंगे, और प्रूफ आपके सामने है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत या अनअटेम्प्टेड हो, ऐसा आई डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। तो आप देखो कि वो चैप्टर जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, उससे एक सवाल आया। फोटोसिंथेसिस जिस पे बच्चे महीनों महीनों लगे रहते हैं, उससे एक सवाल आया। फिर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इग्नोर करते हैं, प्लांट हार्मोन्स वाले चैप्टर को 2 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा केमिस्ट्री में भी आ जाता है 3 क्वेश्चन। बच्चे बहुत कंफर्टेबल थे इस बात से। उसके बाद मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को बच्चे इग्नोर करते हैं। इसको मैंने बार बार करवाया था। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, मैंने इसके 1 शॉट रिविजन सेशन लिए। मैंने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर को तोड़ तोड़ कर मल्टीपल सेशंस लिए हुए हैं आकाश बायजूस नीट पर। मैंने इसका एनसीईआरटी रीडिंग लिया। मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में आपके साथ मैराथन सेशन जो एग्जाम से एक हफ्ता पहले हुआ, उसमें भी मैंने आपको मॉर्फोलॉजी 1 शॉट में एग्जाम्पल फटाफट रटवाने की कोशिश की है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। 3 सवाल का बच्चों मतलब बन जाता है 4 नंबर पर सवाल। हाँ, 12 नंबर हमें जिंदगी में कहाँ का कहाँ पहुंचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द नीट पेपर। उसके बाद आपके सामने है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1 क्वेश्चन, एक्सक्रीशन 1 क्वेश्चन, डाइजेशन 2 क्वेश्चंस। और देखते हैं हम कुछ चैप्टर्स को, बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज देखिए 6 क्वेश्चन। तो आपको आज के बाद किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा यूनिट या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो हुआ है, जो एविडेंट है, जो प्रत्यक्ष है, उससे अपना खुद का आंसर निकालिए। यू विल फील अ सर्टेन स्ट्रेंथ, यू टेक योर ओन डिसीजन कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, बिकॉज ये टीचर एनसीईआरटी को भूल नहीं रहा है, एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही नहीं करवा रहा है, ये टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा रहा है, ये एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मुझे लाकर दे रहा है। ओके और मुझे इस चैप्टर में, अगर 2022 में ऐसा हुआ है, तो इस चैप्टर के मुझे कम से कम 500 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में से तो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्लीकेशंस में से 2 क्वेश्चन। अब आप देखिए इकोसिस्टम, ये जो यूनिट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर मैं अभी नीट एमबीबीएस 2023 सीरीज में हर ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को करवा रही हूँ। या वी आर studying about population interactions. By the way, if you have not joined those classes, regular classes which are happening for 2023 aspirants, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ecology right now, please join those classes, because ऐसे आपको ecology NCERT based नहीं समझ में आएगी. I'm also going to conduct multiple NCERT MCQ solving sessions for ecology, क्योंकि ecology अगर हम पढ़ते हैं, अक्सर बच्चों की कंप्लेंट आती है कि मैम पढ़ तो लिया लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे. So I'm going to take care of everything. Yeah, I'm very very serious about your selection in 2023. वो मेरी खुद की selection से अलग नहीं है, तो please be a part of those classes if you are not, and share the classes with everybody. Yeah, we want the best competition in our classroom and not only on the exam सेंटर. आपके सामने है इकोलॉजी की वेटेज कितनी हाई है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हर एक चैप्टर में से, एनवायरमेंटल इश्यूज में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 सवाल आए थे इस बार. डायरेक्ट थे, इजी थे, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट थे. तो बच्चों जब ऐसा पेपर आता है विच इज फुल ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट,
जिसमें हमें पढ़ने में अक्सर बच्चों का कंप्लेंट था कि मैम पढ़कर एनालाइज करने में विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा पेपर भरा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, 5-5, 6-6 स्टेटमेंट्स थी, एंड वी हैड टू पिक द करेक्ट और द इनकरेक्ट वंस। फिर हमारे पेपर में बहुत ज्यादा एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बेटा इसीलिए आपको हमेशा समझाया जाता है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं हर क्वेश्चन के लिए। मैच द फॉलोइंग की अलग ट्रिक है, हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में आपको एलिमिनेशन यूज करनी बड़ी जरूरी है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये पढ़कर ही पता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसी वक्त आपने इसमें सी मार्क कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट 2, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो 7 कैरेक्टर दिए हुए थे। अब वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए, अगर आपने मार्क कर लिया है कि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं तो फटाफट आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, फटाफट आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट बोल रहा है, राइट। तो आपके पास आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद बेटा इसका एक और तरीका जो मैं यहाँ ऐड करूंगी इन क्वेश्चंस में अच्छे होने के लिए, जैसे ये AR क्वेश्चन था, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स या क्वेश्चंस ऑफ एम्स सॉल्व करके जाने हैं। सॉल्व एज मेनी AR एज यू कैन। बच्चों ने सोचा, मेरे साथ बच्चे बात करते थे कि मैम अब तो एम्स NTA में हो गया है तो AR क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए, assumption is very very dangerous, presumptions are very very dangerous। ख्याली पुलाव ना बनाएं, आपका फ्यूचर NTA के हाथ में है, उसको वो पावर दीजिए, उसको वो पावर दीजिए। आपसे कोई परमिशन नहीं ले रहा है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि बेटा AR डालूं या नहीं डालूं। अगर एम्स इस पेपर का पार्ट हो गया है तो ज्यादा रीजन है कि हमें प्रीवियस ईयर AR क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बार पेपर वाज फुल ऑफ AR, है ना। और बेटा 2023 के एस्पिरेंट्स को बोल रही हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म पर रेगुलर टेस्ट्स दीजिए, पूरा साल दीजिए। एग्जाम से 1 महीना पहले हम सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, उससे आधी अधूरी तैयारी होती है। अभी के अभी आपकी एक कमिटेड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म के साथ जो अलाइंड है कि यार ये नया पैटर्न है, बच्चे को मैच द फॉलोइंग भी करवाना है, बच्चे को करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी करवाने हैं, बच्चे को NCERT लाइन से भी क्वेश्चन करवाने हैं, बच्चे को AR क्वेश्चन भी करवाने हैं। ओके, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा कि अपन ने 1 महीना पहले स्मार्ट क्रैश कोर्स में से क्वेश्चन निकाल के कर लिए, अपन ने 3-4 मॉक टेस्ट दे लिए। तो यू शुड गिव रेगुलर टेस्ट्स, रेगुलर प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अपन एग्जाम सेंटर में कर ही सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे, उस दिन जब मैं पेपर एनालिसिस शाम को कर रही थी 8:30-9 बजे, अगर आप देखोगे तो यू विल गेट ऑन द चैनल, बॉटनी का एनालिसिस जब मैं कर रही थी, बहुत सारे बच्चों ने कहा यार कमेंट सेक्शन में कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आता था कि भाई एल्नस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन था जो सबका ऑलमोस्ट गलत था। एल्नस में नाइट्रोजन फिक्सेशन जनता मार्क करके आई थी राइजोबियम। कितने लोग हैं जो इसका आंसर राइजोबियम मार्क करके आए थे और आज नेगेटिव मार्किंग करवा के बैठे हैं? पुट योर कमेंट्स इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव मार्क्ड राइजोबियम, है ना। ये बहुत बच्चों की गलती हुई है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो प्लीज स्किप दैट क्वेश्चन बाबा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज नॉट -1 यार। ये एक मिसकंसेप्शन, और ये सेशन आकाश बायजूस नीट पे मैंने बार बार आपको हर सेशन में, इसीलिए मैं कहती थी रोज जुड़ो मुझसे रोज। ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लास में आए, मैम से मिल लिए, दूसरी क्लास में फिर नहीं आए, 3-4 क्लास मिस कर दी, फिर आ गए। भाई हर क्लास में टीचर के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो एग्जाम सेंटर में फलित हो जाता है, जो एग्जाम सेंटर में सच होके सामने आ जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया एंड यू डोंट नो द आंसर। ऐसा हो सकता है इन अ मॉडरेट डिफिकल्ट सिनेरियो। बहुत इजी पेपर आ जाए तो 720 आउट ऑफ 720 या 360 आउट ऑफ 360 बायो में कई बच्चों के आए हैं पास्ट में। आई एम स्टिल वेटिंग कि इस बार किसी के आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसे पेपर में मैंने आपको एंड तक
जिस दिन मेरा सैटरडे को सेशन था, संडे को एग्जाम था, मैंने सैटरडे शाम को भी आपके साथ पेपर सॉल्विंग करी थी। कितने लोग थे उस सेशन में? गिव अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, जिसमें मैंने 2021 और 20 का पेपर सॉल्व किया था। और मैंने बहुत बार मंत्रों की तरह रिपीट किया था कि बेटा -5 नहीं करवाना हमें, अनअटेम्प्टेड इज 4, -4, अटेम्प्टेड करेक्ट इज 4 एंड अटेम्प्टेड रॉन्ग इज अ लॉस ऑफ -5। तो ये बैड बिजनेस, ये डेबिट ना करवा के आए, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर फ्रैंकिया था, क्योंकि ये एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है ना। राइजोबियम इज फॉर लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरी बात आती है जी टाइम मैनेजमेंट की। सब बच्चों की यही फीडबैक थी, यही रिएक्शन था कि यार बायो का पेपर, कई बच्चे ऐसे थे मेरे जो कह रहे थे कि मैम हमें पेपर बायो का लेंदी था, हमें मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो बड़ी बेसिक बात पूछी हुई थी, डेफिनेशन बेस्ड पूछा हुआ था। भाई उसने एक ही स्ट्रक्चर ले लिया और बोला कि ये 5 स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसके बारे में पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब तू बता कि कौन सी स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट को सही समझाती है। ये थी हालत पेपर की। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, इट इज अ लेंदी पेपर। सो देयर कम्स द रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि भाई अगर कोई एक सब्जेक्ट ज्यादा टाइम ले रहा है, इस साल बायो ने लिया, अगले साल फिजिक्स ने ले लिया, अगले साल केमिस्ट्री ने ले लिया, तो अपन क्या करें? इसका जवाब एग्जाम सेंटर में नहीं आता। एग्जाम सेंटर में तो लड़ाई लड़नी है बच्चों। उसका आंसर आता है ऐसे पेपर से गुजर कर, ऐसी मुश्किलों से गुजर कर और स्ट्रांग होकर। इसीलिए मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगी, ऐसे टीचर, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना जो हर साल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ पेपर टॉपर्स निकाल रहे हैं, है ना। पिछले साल भी आकाश बायजूस ने ही फर्स्ट 3 टॉपर्स निकाले थे, फर्स्ट 3 रैंक्स निकालेंगे। इस साल भी आप देख लोगे, राइट। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिफिकल्टी लेवल और द इजी लेवल ऑफ द पेपर। आवर स्टूडेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, है ना, और स्मार्ट स्टडीज कीजिए, है ना, कि ऐसी पढ़ाई करूं कि वो उल्टा फंसाने वाला क्वेश्चन भी मेरा ऐसा ना हो कि 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैं 30 सेकंड का 1 मिनट ले रहा हूं, दैट्स ऑल। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम से पहले सीखनी है यार, एग्जाम सेंटर में नहीं सीखनी है। ये गलती हम करते हैं। इन सब स्टेप्स के लिए सही वक्त पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। देयर आर नो शॉर्टकट्स, प्लीज राइट इट समवेयर, कि इस जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे रास्ते का वेट ना करें कि मैम मैं 1 शॉट देख लूंगा, मैं एंड में रिवीजन कर लूंगा, मुझे 1 घंटे में पूरे का पूरा चैप्टर, मुझे ना 2 क्लासेस में पूरी जेनेटिक्स पढ़ा दो। तो भाई मार्क्स भी अगर 7 सवाल एक चैप्टर में से आए हैं और अपन ने ये शॉर्टकट किया है, तो अपन ये ना एक्सपेक्ट करें कि 7 के 7 सवाल हमें करेक्ट मिलेंगे। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे यार। तो तुम्हें अपना पूरे 1 साल के सारे महीने, सारे घंटे इस जुनून में बिताने हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तुम्हारी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी अपनी एनर्जी, अपनी शिद्दत, अपनी सिंसेरिटी, रेगुलरिटी की, उतना तुम्हें उस दिन रिजल्ट मिलेगा। ये बड़ा सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं चलेगा। और मुझसे तुम जब भी मिलोगे पूछोगे मैम क्या जुगाड़ है, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सही टाइम पर 2023 जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है, आकाश बायजूस नीट पे ड्रॉपर्स बैच होगा। जो बच्चे 2023 में अभी हैं, मिशन MBBS 2023 सीरीज चल रही है, मैं उसमें रेगुलरली पढ़ा रही हूँ। 2024 के लिए क्लासेस चल रही हैं, लॉट ऑफ अदर सेशंस आर गोइंग ऑन, NCERT सीरीज चल रही है। तो आपके पास एक ही जगह पे सब कुछ तो है, आपको हर वो हथियार दिया जा रहा है जो आपको उस दिन सक्सेसफुल बनाएगा, right? So please be a part of this channel, like this session, share this session with everybody, and let me know if you have any doubts in the comment section below. I'll see you next time. Take care.